हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने राज्य के ऑर्गन्स, ठीक है, और कुछ शासन प्रणालियों की बात की थी। आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन की परिभाषा ये: जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब कि जो शासित होंगे वो जनता होगी, जो शासन करेंगे वो भी जनता ही करेगी, और उनका मोटिव क्या होगा कि जनता का हित हो, जनता के लिए ही शासन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये स्वशासन की बात करता है। हाँ, कि आप अपने बारे में कोई निर्णय स्वयं लेंगे तो सब आपका हित जो है समाना जाता है कि आपके दिमाग में होगा। तो बहरहाल ये रहा लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। लोग जहाँ पे अपना शासन स्वयं करें, लोग शासन करें। ठीक है, पर शासन कैसे करेंगे? यह तो स्वयं करेंगे, लेकिन एक बड़े देश में, जैसे हमारा देश है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो प्रतिनिधियों की व्यवस्था की जाती है, जैसे विधायक, सांसद, ये सब आप देखते हैं आपके यहाँ चुनावों में। तो स्वयं या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करें लोग। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में है? लोकतंत्र का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अवयव बताएं कि अगर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति व्यक्ति में खुद हो, ठीक है, या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ले, ठीक, तो वो लोकतंत्र है। अब प्रतिनिधि मान लीजिए अगर बहक जाए, तो आपको क्या है कि प्रतिनिधि को बदलने या चुनने की शक्ति मिलती है। ठीक है, चुनने की शक्ति से आशय ये है कि आपके पास विकल्प होने चाहिए। अगर एक अकेला व्यक्ति ही खड़ा है चुनाव में, तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो विकल्पों की उपलब्धता हो, हाँ, और आपके पास जो है बदलने की शक्ति हो, उसको चुनने की शक्ति हो। ठीक है, जैसे चाइना वगैरह है, वहाँ पे एक ही दल है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के मेंबर्स खड़े होते हैं आपस में। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, एक ही दल का आदमी वहीं चुना जा रहा है, तो वो चुनाव होते हुए भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ विकल्प नहीं है। दूसरी बात, जो चुनाव होने चाहिए वो स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र मतलब कि किसी भी नेता के या पॉलिटिकल पार्टीज़ के दबाव में नहीं होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। हाँ, जो चुनाव हो रहे हैं वो किसी का फेवरेटिज्म ना करे, और नियमित होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव अभी हो गया, फिर 25 साल बाद आपने चुनाव कराया। तो चुनाव कम से कम एक ऐसे इतने अंतराल पे हो कि थोड़ा सा स्थायित्व भी मिले और लोकतंत्र का मूल्य भी बना रहे। तो 5 साल, जैसे कुछ जगहों पे 4 साल होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। बहरहाल, तो प्रतिनिधि को बदलने या चुनने की शक्ति जो है, ठीक है, ये शक्ति समान होनी चाहिए सबके पास। ठीक है, यानी कि अगर एक करोड़पति है और एक सामान्य रिक्शा चालक है, दोनों के पास बराबर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सभी समान रूप से मानव हैं। सार्वभौमवाद यही कहता है, कभी सभी जो है समान रूप से मानव हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल, कि हर आदमी को जो वयस्क होगा उसे एक वोट डालने का अधिकार मिलेगा, और उस वोट की कीमत भी समान होगी। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण लक्षण थे लोकतंत्र के, कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति स्वयं या प्रतिनिधि में हो, आपके पास विकल्पों की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है, प्रतिनिधि के चुनाव हेतु, और स्वतंत्र, निष्पक्ष व नियमित चुनाव होने चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल हो। और आगे क्या है कि विधि का शासन हो, कानून का राज हो। मतलब क्या है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसका समाधान होना चाहिए, यानी कि न्याय की स्थापना होनी चाहिए।
हाँ, वो न्याय सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, ठीक है। और जो आपराधिक न्याय हम देखते हैं वो भी होता है, हो सकता है। तो बहरहाल एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक सरकार की या एक लोकतंत्र में होती है कि नियम के अकॉर्डिंग या विधि के अकॉर्डिंग जो है शासन चले, और बड़ी बात नागरिक अधिकारों का सम्मान हो, ठीक है। हमने एक बार आपको चुन लिया, उसके बाद आप दमन कर रहे हैं जनता का, तो वो लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र के पक्ष की, कि लोकतंत्र क्यों बेहतर है अन्य शासन पद्धतियों से। सबसे पहली बात जवाबदेही, ठीक है। जवाबदेही का अर्थ क्या है कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार है, आपको उनको बदलने का अधिकार है, तो एक जवाबदेही तय होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप नहीं तो बदल देंगे हमें, तो जवाबदेही तय हो रही है। दूसरा, बेहतर निर्णय की संभावना, ठीक है। जब पहली बात तो आप निर्णय लेते हो तो कॉशियस रहेंगे कि भाई मेरे निर्णय का जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं गलत निर्णय लूँगा तो अगली बार चुना नहीं जाऊँगा। तो आदमी जब निर्णय लेगा तो सोच समझ के लेगा। साथ ही प्रतिनिधि हर विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्र से, हाँ, विभिन्न लिंगों से, नस्ल से आते हैं, तो सबके हित सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। वो आपस में बैठते हैं जगह पे, विधानसभा, संसद, कहीं भी बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे और अपने अपने हित समूहों के, अपने अपने जो है क्षेत्र के लोगों के हितों को आगे रखेंगे। तो इसमें जो निर्णय होंगे वो कोशिश के साथ ऐसा होगा, ऐसी कोशिश की जाएगी कि सबसे बेहतर विकल्प जो हो, सभी के लिए जो बेहतर हो, वो निर्णय लिए जाएं, ठीक है। बेहतर निर्णय की संभावना होगी। मतभेद का समाधान होने की बात है कि अगर कहीं कोई भी किसी विषय में विवाद होता है तो आपस में डिस्कशन के साथ उसका समाधान की भी बात चलती है, यहाँ पे संभव है। वहीं राजतंत्र में जहाँ एक ही या व्यक्ति या समूह के पास निर्णय लेने का अधिकार है, वहाँ पे आपके मन में अगर कोई निराशा है तो वो बनी रहेगी, समाधान की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का निर्णय अंतिम हो जाता है। अगली बात, कोई अस्थाई विजेता नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कहीं भी अगर आप जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो जब वर्साई की संधि होती है तो जर्मनी के साथ थोड़ा सा अन्याय अधिक हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके वो वही चीज़ जो है हिटलर को पनपने का मौका देती है और वर्ल्ड वॉर 2 आता है। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर ये जो निराशा का भाव होता है ना, वो धीरे धीरे वो घड़ा एक भरता जाता है और विद्रोह या क्रांति को जन्म दे देता है, कई बार आंतरिक संघर्षों को जन्म देता है। तो लोकतंत्र की सबसे खासियत यही है कि अगर आप आज हार गए हो तो 5 वर्ष बाद आपको फिर अवसर मिलेगा, तो व्यक्ति उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो हारा हुआ है। और जो जीता है उसको भी ये ध्यान में रहना है कि मैं बहकूँ ना, और अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, तो वो भी सोच समझ के निर्णय ले, ठीक है। अगली बात कि जनता के पास भी गलती सुधारने का मौका होता है। अगर आपको लगा कि मैंने गलत व्यक्ति चुन लिए हैं, तो अगली बार के चुनाव में आप उनको बदल सकते हैं, ठीक है। फिर नागरिक सम्मान, चूँकि निर्णय लेने या चुनने की शक्ति नागरिकों के पास में है, तो झक मार के नागरिक सम्मान होता ही है। खासकर चुनाव के मौके पे तो आप देखते हैं कि सब नेता बड़े बड़े आके पैरों में गिर जाते हैं जनता के। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। निगेटिव बात क्या है? अस्थिरता। अब जोड़ तोड़ की राजनीति थोड़ा चलती है यहाँ पे कि 5 साल के लिए हैं, अगली बार पता चला फिर नए आए शासक, फिर नया चुनाव हुआ, नए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो और कई बार जो है बीच बीच में भी बहुमत नहीं हो पाता किसी दल का किसी सदन में। तो मैं थोड़ा सा, अगर आपको ये प्रक्रिया नहीं पता होगी तो आगे ढंग से बताऊँगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक समझ आपको होगी कि चुनाव कैसे काम करते हैं। तो अस्थिरता की संभावनाएं होती हैं। दूसरा, राजनीतिक संघर्ष निरंतर चलता रहता है, ठीक है। सब एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक दूसरे का सहयोग करने की जगह
सामने वाले की कमियाँ और उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कुल मिला के। और इसी क्रिया में कई बार नैतिकता की भी हानि होती है। नैतिकता की हानि मतलब कि जो मूल्य होते हैं ना वो भी नीचे गिर जाते, जैसे कि भ्रष्टाचार, नोट के बदले वोट जैसे, आपने किसी को पैसे दे दिए, बांट दिए, या कुछ ऐसी बात, साड़ी बांट दी, दारू बांट दिया, ये सब चलता रहता है चुनाव में कि अब हमें वोट दीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर कई बार अपराधियों का भी सहयोग लेते हैं नेता लोग, धमकाना, बूथ कैप्चरिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर सांप्रदायिक वैमनस्य से कई बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे लोगों को बरगलाया जाता है। और क्या होता है, दंगे भड़कते हैं। ठीक है, भीड़ तंत्र, कई बार क्या होता है ना कि लोगों की, भीड़ की अपनी सोच नहीं हो पाती। कई बार लोग जो है थोड़ा सा नादान होते हैं। कई बार उनकी, सबके पास देखिए इतनी समझ तो है नहीं, हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या जो बहुत दूर दराज के इलाके में जिसको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली और उसकी सामाजिक समझ भी उतनी विकसित नहीं हो पाई, तो वो तो निर्णय ला जान नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको जो है बरगला दिया जाता है। और उनको जो है कोई छोटी सी बात, कोई बहुत ही संकीर्ण हितों को आगे बढ़ा के उनको अपने पक्ष में किया जाता है। तो उस सेंस में कई बार जो है एक भीड़ का शासन दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। एक और बड़ी बात है अल्पसंख्यकों का दमन। देखिए लोकतंत्र में क्या होगा कि जो 51% मत पा गया वो विजेता, और इस चक्कर में कई बार 49% की राय दबी रह जाती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि भाई जो ज़्यादा लोग हैं वो ज़्यादा समझदार हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ थोड़ा सा कम समझदार होती है, कुछ समय पीछे चल रही होती है। ठीक है, जितने बड़े फिलोसफर्स हुए उनको झेलना ही पड़ा है। ठीक है, सुकरात को मार दिया गया, जहर दे दिया गया। और कोपरनिकस के बारे में सुना होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के, तो तमाम लोगों ने उनको भी मार दिया। तो कोई भी नए विचारों का अक्सर भीड़ दमन करने की कोशिश करती है शुरुआत में, और भले ही वो सही हो। ठीक है, और एक बड़ी बात, चुनाव थोड़ा महंगे होते हैं, तो आम जनता या तो चुनाव लड़ नहीं पाती, या फिर भ्रष्टाचार बहुत हो जाता है उस चक्कर में। ठीक है, तो जो नेता आते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं कि भैया मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, मुझे वसूल करना है। ये सारी समस्याएं हैं। अब प्रकार की बात करें, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये टाइप ए मान के चलते, अगर ये करें कि जनता स्वयं शासन कर रही है प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो उस बेसिस पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष में क्या दिक्कत है कि लोग खुद ही शासन कर रहे हैं, कि सब सारे लोग मिल गए। मान लीजिए एक ग्राम सभा है, एक गांव है, वो 10-50 लोगों से मिलके बना है, तो 50 लोग एक जगह इकट्ठे हुए, आपस में डिस्कशन किया, वोटिंग कर ली हाथ उठा के या कागज़ पे लिखवा के, और हो गया। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पर समस्या क्या है कि ये गांव तो है नहीं देश, हमारा 140 करोड़ लोग हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। भाई अभी छोटे छोटे निर्णय, मान लीजिए दिल्ली में सब इकट्ठा हो रहे हैं 140 करोड़ लोग, तो दूर दराज के इलाके से आना कठिन हो जाता है। तो कुल मिला के व्यवहारिकता नहीं रहती है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं संभव हो पाता। पर फिर भी स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में कुछ ऐसी पहलें हैं जहाँ पे उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे पहल एक है, पहल में जनता के कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ 20,000 40,000 ऐसे कुछ मेंबर्स आपके कोई किसी कानून को बनाने के लिए आपस में शुरुआत कर सकते हैं। जनमत संग्रह है, लोगों से वोट मांग लिया जाता है संसद द्वारा कि भाई इसमें आपकी क्या राय है, आप बताइए। फिर रिकॉल या प्रत्यावर्तन है कि आप किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप एक निश्चित वोट इकट्ठा करके उसको वापस बुला सकते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, जिसके हम लोग आदी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा वगैरह में यही चल रहा है। एक दूसरा प्रकार उदारवादी और समाजवादी लोकतंत्र। देखिए शुरुआत में जब लोकतंत्र आता है तो वो बेसिक सदनता के साथ आता है, कि कहीं सदनता प्राप्त हुई फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो शुरुआती कुछ फिलोसफर्स हैं, वो लोग सदनता के मूल्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, अभी मैं
जॉन लॉक की बात करूँगा, ठीक है। वो जो है बात करते हैं स्वतंत्रता के मूल्य को बहुत प्रश्रय देते हैं और कहते हैं कि जो स्टेट है यानी राज्य है, सरकार है, उसकी भूमिका बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, केवल नियमन की या समन्वयकारी भूमिका होनी चाहिए। हाँ, बाकी जनता को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है, वो जो उसके लिए बेहतर होगा वो करेगा, अपना विकास करेगा, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, ठीक है। और इसी के साथ एक ये लोग एक्चुअली क्या है, पूंजीवाद के समर्थक रहते हैं। पूंजीवाद में बेसिकली ये लोग प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बेहतर किसी भी क्षेत्र में कर पा रहा है उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, बाकी जो नहीं सक्षम है फिर वो उसके बस सरवाइव कर जाए वहीं बहुत है। सरकार का काम इतना है कि वो बस ठीक ठाक चल जाए, बाकी कोई खास सरकार को करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। वहीं समाजवादी लोकतंत्र या समाजवाद में समानता का मूल्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सरकार की भूमिका ये है कि भाई ठीक है, सामान्य तौर पे मैं देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात के टर्म में कर रहा हूँ, वरना एक्सट्रीम में तो दोनों बहुत अलग हो जाते हैं विचारधाराएं, पर प्रैक्टिकलिटी जो है अभी वर्तमान में उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। तो समानता का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी व्यक्तियों में कोशिश करेंगे कि सभी को अपना विकास करने का मौका मिले, तो सरकार की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका में आ जाता है, ठीक है। एक लासे फेयर स्टेट रहता है उदारवाद में, और समाजवाद में एक वेलफेयर स्टेट की भूमिका आती है। वो जो है कोशिश करता है कि ये समाजवादी लोकतंत्र है, ठीक है, नॉर्मल समाजवाद नहीं है, साम्यवाद नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट कोशिश करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास करने का मौका मिले, तो उसके लिए दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, विशेष जो हाशिए पे मौजूद समुदाय हैं उनके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है, ठीक है। अब अगले प्रकारों में वहाँ पे राजनीतिक दल कितने हैं, एक दलीय हैं, द्विदलीय हैं या बहुदलीय हैं। एक दलीय कहाँ है, जैसे कि केवल एक ही दल मौजूद है, उसी के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, आपको उसी में से चुनना है। तो एक दल के साथ क्या होता है, दल क्या है, देखिए पहली बात, ठीक है, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनकी विचारधारा सेम है। हाँ, तो एक दलीय के साथ समस्या ये है कि आपने लोग तो विकल्प मान लीजिए आपको मिल गए, एक ही दल के दो लोग आ गए, खड़े हो गए, बट उसमें समस्या यही है ना कि विचारधाराएं दोनों की ही लगभग सेम होगी, तो मेरे पास ऑप्शन हुए कहाँ। मान लीजिए ये कह दिया जाए कि यार मुझे मीठा खाने का मन है, तो मैं तुमसे कहूँगा कि नहीं यार समोसा खाओगे कि ब्रेड पकौड़ा खाओगे, पर भाई मन तो मेरा मीठा खाने का है। तो कुल मिला के आपको यही चीज़ें जो है, तीखी चीज़ें यहाँ वहीं मिल, नमकीन चीज़ें ही मिल रही हैं, मन आपका कुछ और चुनने का हो सकता है, कई बार ना कोई खट्टा खाने का मन कर सकता है, कुछ और मन कर सकता है। बहरहाल तो एक दिली में स्थिरता रहती है, ठीक है, क्योंकि विरोध सब एक ही सोच के हैं, तो विरोध होने की संभावना कम रहती है, बट विकल्प जो हैं कम हो जाते हैं। द्विदलीय लोकतंत्र ये थोड़ा सा विकसित देशों में देखने को मिलता है। हम ऐसा नहीं है कि विचारधाराएं जो है और दो या से अधिक नहीं हो सकती, पर कई बार दो बड़े ब्रैकेट में आके इकट्ठा हो जाती हैं। ये शुरुआत में बहुदलीय ही होते हैं, और यहाँ भी नए दलों को आने का मौका मिलता है, ठीक है। इवन भारत में भी देखो, शुरुआत में जो बहुदलीय था वो आजकल द्विदलीय या फिर द्विगठबंधनीय, ठीक है, दो बड़े गठबंधन इकट्ठे हो जाते हैं। यूपीए एनडीए आपको देखने को मिला, फिर बाद में इंडिया और एनडीए देखने को मिला। तो कुल मिला के द्विगठबंधनात्मक प्रणाली शुरू हो जाती है, भी बाद में भी देखता हूँ, मैं बताता हूँ बहुदलीय के बाद। तो ये प्रोग्रेस है बहुदलीय से द्विदलीय की तरफ। हम विकसित देशों में दो दल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूएसए में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव हैं और लेबर पार्टी है। तो अब जैसे लेबर में लिबरल और पुराने पहले सब हुआ करती थी, कंजर्वेटिव में टोरी पार्टी और जो है बाकी सारी एक गठबंधन बना लेती हैं। तो बहरहाल दो दलों में ही बढ़ जाता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है, बहुदलीय वाले शुरुआत में कई पार्टियाँ रहती हैं, सब राजनीतिक उसमें रहते हैं, बट जानते हैं कि बहुमत आपको चाहिए 50% +1, तो उस चक्कर में दो गठबंधन में बढ़ जाते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।